जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 21 फरवरी को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जहां से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान विषय के पेपर में 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लेकर के आओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो गृह विज्ञान विषय के पेपर में आप 70 में 65 प्लस अंक लाना बिल्कुल निश्चित समझ लीजिएगा। ध्यान देना, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। कोड याद कर लो, 823 बीडी कोड का ये वायरल मॉडल पेपर है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखोगे और यहाँ पर आपका जो भी नाम है आप लिखोगे। आप लोग कमेंट करके बताओ आपका क्या नाम है। चलिए ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए। निर्देश जरूर पढ़ लेना क्योंकि इनका पालन आपको बोर्ड परीक्षा देते समय करना होगा। चलिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश पढ़ लीजिएगा, उसी के अनुसार आप पेपर हल करेंगे। पहला है, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। दूसरा है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर भरना है? ओएमआर सीट में भरना होगा। ध्यान रहे, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा जो आपको ओएमआर सीट मिलेगी। और ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आप इस तरह से नहीं काटेंगे, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा 50 अंकों का होगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखोगे। क्लियर? खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ करिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस प्रश्न के पीछे आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए ध्यान दें, खंड आ, इसमें निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 20 कैसे प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक यानी 4 विकल्प दिए होंगे। उस विकल्प में से जो भी विकल्प सही होगा उसको आप ओएमआर सीट में गोले को काला करेंगे, यानी जो भी विकल्प सही होगा उस ऑप्शन से आप यानी उस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ओएमआर सीट में गोला काला करेंगे। तो चलिए ध्यान दें, 21 फरवरी को बिल्कुल 100% यही प्रश्न आने हैं। चलिए, पहला प्रश्न है यहां पर, जल से फैलने वाले या वाला रोग कौन से हैं? तो जल के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं और जल कौन सा होता है? दूषित जल। जो दूषित जल होता है उसके द्वारा पेचिश हो जाती है, अतिसार हो जाता है और हैजा हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, क्षय रोग में रोगी को किस तरह का भोजन देना चाहिए? क्या वसा युक्त भोजन देना चाहिए या प्रोटीन युक्त? क्षय रोग को तपेदिक भी कहते हैं, आप लोग याद कर लेना। तपेदिक को टीबी भी कहते हैं, ये भी याद कर लेना, और इसे दमा भी कहते हैं। क्लियर? क्षय रोग को तपेदिक, टीबी और दमा के नाम से जानते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दें, क्षय रोग में रोगी को किस तरह का भोजन दिया जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन, खनिज लवण से युक्त। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और 21 फरवरी को आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% ये प्रश्न आएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है?
चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। दूसरा प्रश्न है, डेंगू फैलता है तो डेंगू रोग जो होता है ये फैलता है मच्छर के काटने से। ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा प्रश्न है, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? हमारे शरीर के किस अंग में हमारा खून जो है शुद्ध होता है? तो ये होता है फेफड़े के अंतर्गत। बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो हमारे शरीर में कुल 24 पसलियां पाई जाती हैं। और अस्थियां कितनी हैं? 206। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या क्या है? 206 है। अगला प्रश्न है, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए सबसे अधिक आवश्यक होता है। प्रश्न अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है मेरे प्यारे बच्चों विटामिन। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? डी ऑप्शन सही होगा। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? तो सोडियम जो है नमक के अंतर्गत प्राप्त होता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं रिकेट्स को, ये हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 का सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? तो 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर सी वाला ऑप्शन, 9 कैलोरी। विटामिन बी को कहते हैं, तो विटामिन बी को क्या कहते हैं? यहाँ पर ध्यान देना है, विटामिन B2। ऑप्शन जो है, ये जो प्रश्न है थोड़ा मिसप्रिंट है। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोविन फ्लेविन कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी की मजबूती होती है मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम के कारण। और अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है दिए गए विकल्पों में से चीनी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो 1 मिनट में नाड़ी की गति कितने बार होती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 72 से 80 बार। अतिसार में रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तो अतिसार में रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तरल भोजन देना चाहिए, पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो शरीर का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्मामीटर का। डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, बेकिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, खंड बा के अंतर्गत यहाँ भी निर्देश है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय आएंगे, और इस प्रश्न का उत्तर यानी इन प्रश्नों का उत्तर आप 25 शब्दों में लिखोगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का देखने को मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों 21 फरवरी को बिल्कुल 100% यही प्रश्न छपेंगे आपके पेपर में। चलिए पहला है, यानी प्रश्न संख्या 21 है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। कैसे लिखना है इस प्रश्न का उत्तर? चलिए ध्यान दें, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आप लोग यहां पर देखेंगे, वाहक चेक। चेक कितने प्रकार के होते हैं? वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक, इतने प्रकार के चेक होते हैं। और चेक से लाभ यह है कि खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता।
मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी के पास चेक बुक है तो वो पैसा भरकर उस चेक को अपने किसी भी परिचित या परिवार के सदस्य को दे दे, वो बैंक को जाए और उसमें भरे हुए जो पैसे हैं वो प्राप्त कर सकता है, उसका भुगतान करा सकता है। जिसका खाता है ये जरूरी नहीं कि उसको बैंक जाना पड़े। किसी परिचित व्यक्ति को चेक देकर बैंक से रुपया प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अस्थि भंग तथा मोच में क्या अंतर है? अस्थि भंग का अर्थ होता है हड्डी का टूटना। अस्थि भंग माने क्या होता है? हड्डी का टूटना। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी और भंग का अर्थ होता है टूटना। क्लियर? तो अस्थि भंग और मोच में क्या अंतर है, यहां पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 22, हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? पहला अंतर यहां पर ध्यान दें, हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को क्या कहते हैं? हड्डी की टूट कहते हैं। जबकि अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। दूसरा है, हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर, विशेष कर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा है, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, जबकि मोच संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। चौथा, जिस स्थान पर हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट ही होती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 23, पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं अंधाधुंध विकास, तेजाबी वर्षा, प्रकृति से छेड़छाड़, वायुमंडल में रासायनिक तत्वों की उपस्थिति। क्लियर? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर भोजन विषाक्तता के कारण लिखिए। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 24, भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 25, तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक आदर्श रसोई घर क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। आदर्श रसोई उसे कहते हैं जहां पाक संबंधी समस्त सुविधाएं सुलभ होती हैं। चलिए इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 27, जो कि पूछा जाएगा लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत। यानी प्रश्न संख्या 27 से 31 तक जो प्रश्न आएंगे ये लघुत्तरीय होंगे और इनका उत्तर अधिकतम आप 50 शब्दों में लिखिएगा और हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। ये प्रश्न जो यहाँ पर हैं बिल्कुल 100% आपके पेपर में छपेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 27 क्या है, वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए। तो वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए, क्या क्या लाभ हैं वृक्षारोपण से, यानी वृक्ष लगाने से हमको कौन कौन से लाभ मिलेंगे। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 27,
वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है, वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ है, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा है, वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। तो चार लाभ आपने देख लिए। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 28। भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? मेरे प्यारे बच्चों, भोजन पकाने के उद्देश्य निम्न हैं। पहला है सुपाच्य भोजन। पहला उद्देश्य क्या है? सुपाच्य भोजन। भोजन को पकाने से उसके जटिल अवयव यानी श्वेतसार, मांसपेशियों के तंतु आदि टूटकर एक सीमा तक सरल अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन नरम व चबाने योग्य तथा सुपाच्य हो जाता है। दूसरा है आकर्षक बनाना। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक बनाना भी होता है। पकने पर आहार का स्वाद अच्छा हो जाता है, उसका रूप आकर्षक हो जाता है तथा उसमें एक प्रकार की मन को भाने वाली सुगंध उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला है, यहाँ पर घर में सिलाई करने से क्या लाभ है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 29। घर पर सिलाई की उपयोगिता या लाभ क्या है? पहला, उचित नाप के अनुसार सिलाई। यदि वस्त्र घर पर सिले जाएं तो वस्त्र उचित नाप के अनुसार सुगमता से यानी आसानी से तैयार हो सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि घर पर नाप बार बार लेना संभव होता है, जबकि दर्जी के लिए ऐसा करना कठिन होता है। घर पर आप बार बार नाप ले सकते हो और उस नाप के अनुसार आप वस्त्र सिल सकते हो, लेकिन दर्जी को आप एक ही बार नाप दे पाएंगे, बार बार आपको जाने में भी कठिनाई होगी। दूसरा है समय पर सिलाई। वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार समय पर घर में सिला जा सकता है, जबकि दर्जी कई बार समय पर वस्त्र सिलकर नहीं देते हैं। उनके यहाँ बार बार जाने से परेशानी अनुभव होती है। तीसरा है टिकाऊ सिलाई। तो गृहिणी घर पर वस्त्रों की दोहरी सिलाई करके सिलाई को टिकाऊ बना सकती है। दर्जी प्रायः ऐसा करने में संकोच भी करते हैं। अगला है धन की बचत। तो घर पर सिलाई करने से दर्जी को दिया जाने वाला धन भी बच जाता है, जिसे अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय किया जा सकता है। तो सिलाई करने से पूर्व ठीक से नाप लेना भी आवश्यक है ताकि सिलाई के बाद कपड़ों की फिटिंग सही हो। छोटा बड़ा होने पर वस्त्र बेकार हो जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 30, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आया है और आएगा भी इस बार। चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा? उल्टी एवं दस्त की स्थिति में शरीर से अधिक मात्रा में जल निकल जाता है और इस स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। यह स्थिति अपने आप में घातक हो सकती है, अतः इससे बचाव के उपाय तुरंत करने चाहिए। रोगी को उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें नमक, चीनी चुटकी भर, खाने का सोडा तथा नींबू का रस मिलाकर पीने को देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिलाई किट किसे कहते हैं? और ये जो प्रश्न है बिल्कुल 100% की गारंटी है, ये जरूर आएगा। और उसमें यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये प्रश्न है 31 नंबर का, ओजोन परत का क्या महत्व है? ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 31 का उत्तर आप यहाँ पर समझेंगे। क्या है इसका उत्तर? ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें
यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और ये प्रश्न आप लिखेंगे इसका उत्तर 100 शब्दों में, और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। तो चलिए प्रश्न है, सिलाई किट किसे कहते हैं, और उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग भी लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो प्रश्न है, 18 वर्ष के लड़के के पायजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न संख्या 33 क्या है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं, चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, जल का संगठन क्या है, जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। प्रश्न संख्या 34 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का पेपर आएगा आपके गृह विज्ञान विषय का, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। इस वायरल मॉडल पेपर को आप तैयार करके जाओगे तो 65 प्लस अंक जरूर लेकर के आओगे, ये मेरी गारंटी है। जय हिंद।